नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन और द्वारका में तो जन्माष्टमी की खास रौनक है। इसके अलावा हर शहर में, हर कस्बे में जहां जहां मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस्कॉन मंदिरों में रात 12 बजे कृष्ण जन्म के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान के दर्शन किए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी की पूजा अर्चना की और इसके बाद योगी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता जरूरी है, अगर बटेंगे तो कटेंगे। योगी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ उससे सबक लेने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार के निर्देश पर स्कूलों में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन, इंदौर और अशोकनगर में कन्हैया के जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। मोहन यादव ने कहा, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री कृष्ण कहना है। इस मिट्टी का खाओ और दूसरों का गाना गाओ, ये नहीं चलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जन्माष्टमी के मौके पर कहा, जब जब अधर्म बढ़ता है तो अधर्मियों के नाश के लिए भगवान धरती पर आते हैं। एक बार फिर आताइयों के विनाश के लिए सुदर्शन चक्रधारी जन्म लेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। अखिलेश यादव ने भी जन्माष्टमी मनाई। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर रिएक्ट किया। उन्हें योगी की बात बुरी क्यों लगी, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बांग्लादेश के हिंदू जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों नहीं मना सके। अब बांग्लादेश में नई सरकार के खिलाफ सड़कों पर कौन उतर आया, नई सरकार के सामने क्या क्या मुसीबतें हैं, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखा देता हूं भारत में जन्माष्टमी की धूम की तस्वीरें। जन्माष्टमी की सबसे ज्यादा रौनक भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में नजर आ रही है। मथुरा में देश के तमाम हिस्सों से लाखों श्रद्धालु कन्हैया के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान का दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। आमतौर पर मथुरा का जन्म स्थान भक्तों के लिए रोज 12 घंटे के लिए खुलता है, लेकिन आज जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण का मंदिर 20 घंटे खुला रहेगा, जिससे सभी भक्त भगवान के दर्शन कर सके। मथुरा में जन्माष्टमी का उत्सव सुबह करीब 5:30 बजे ही शुरू हो गया था, जो अभी तक चल रहा है। अब से करीब 2 घंटे बाद रात 11 बजे के बाद ठाकुर जी के बाल स्वरूप का महाभिषेक होगा। उसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी और फिर शयन आरती के साथ यह उत्सव समाप्त होगा। इस वक्त मथुरा में जन्माष्टमी का भव्य महोत्सव चल रहा है। कलाकार भगवान के जन्मोत्सव पर नाच गा रहे हैं, मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं। दिल्ली में भी अलग अलग इलाकों में ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पंजाबी बाग के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मंदिर में इस वक्त भारी संख्या में कृष्ण भक्त कन्हैया के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। रात 12 बजे पूजा होगी और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। पटना से भी ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। वहां भी इस्कॉन मंदिर में हजारों भक्त एकत्रित हैं, जो बड़े जोश से उत्सव मना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने कल ही मथुरा पहुंच गए थे। उन्होंने पहले बांके बिहारी मंदिर जाकर ठाकुर जी के दर्शन किए और इसके बाद योगी सुबह सुबह मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर पहुंचे। ठाकुर जी की विधिवत पूजा अर्चना की। योगी ने बाल गोपाल को जल चढ़ाया, अलग अलग द्रव्यों से स्नान कराया, फूल समर्पित किए। इस दौरान 2 मिनट के लिए गर्भगृह का पर्दा भी गिरा दिया गया था। जब पर्दा उठा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथ में आरती का थाल लेकर नजर आए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कन्हैया की आरती की। मथुरा के बाद योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। आगरा के ताजगंज में योगी ने
राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। दुर्गादास राठौड़ एक राजपूत योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब को हराया था। मारवाड़ के इलाके में आज भी उनकी वीरता के किस्से सुनाए जाते हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं, उन्हें राष्ट्रभक्त वीर दुर्गादास के नाम से जानते हैं। उनकी मूर्ति के अनावरण के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज राष्ट्रीय एकता देश की सबसे बड़ी जरूरत है। समाज को बांटने वाली ताकतों से सावधान रहने का वक्त है। योगी ने कहा कि बांग्लादेश के हालात से सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कैसे रिएक्ट किया, सदुल ओवैसी ने क्या कहा, ये मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर क्या कहा। मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार सबका सम्मान करेगी, सबको साथ लेकर चलेगी, लेकिन यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर भारत में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना है। असल में मोहन यादव की सरकार ने सभी स्कूलों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने के निर्देश दिए थे। इसका असर दिखाई दिया। पिछले 3 दिन से पूरे मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम हो रहे हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तमाम शहरों में शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव भी भोपाल, उज्जैन, इंदौर और चंदेरी में जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में शामिल हुए। चंदेरी के प्रोग्राम में मोहन यादव ने कहा, कुछ लोग रहते तो भारत में हैं, लेकिन गाना कहीं और का गाते हैं। ऐसे लोगों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का भाव नहीं है। हमारे यहाँ परमात्मा को, सृष्टि को, समष्टि को, व्यष्टि को समझने वाले लोग चाहिए। इसलिए रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले, तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। इनके बाहर कुछ नहीं है। हमारे अपने देश के अंदर हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज भोपाल में जन्माष्टमी मनाई। शिवराज सिंह कन्हैया के जन्मोत्सव पर आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे और इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, वो पापियों के विनाश के लिए खुद धरती पर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप, अनाचार, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज जन्माष्टमी है। बड़ी देर भई लाला मेरी राय तके पर खेड़ी पाला। मेरी बहनों तुमने राखी बांधी है, ये राखी का बंधन कच्चे धागे का ऐसा बंधन है कि भाई तुम्हें ये वचन देता है कि दिल्ली में बैठ के भी आपके मान सम्मान की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ मोहन जी काम करेंगे, वहां दिल्ली में बैठ के तुम्हारा भाई भी तुम्हारा साथ देगा। अखिलेश यादव ने भी आज लखनऊ में राधा कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और इसके बाद अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर रिएक्ट किया। कहा कि जिन लोगों का काम जनता को डर से बचाने का है,
अब सरकार में बैठे वही लोग पब्लिक को डराने में लगे हैं। अखिलेश ने कहा, वैसे तो दूसरे देशों से जुड़े मुद्दों पर बात करना केंद्र सरकार का काम है, लेकिन लगता है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद को प्रधानमंत्री समझने लगे हैं, इसलिए रोज रोज बांग्लादेश पर बयानबाजी कर रहे हैं। ये वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। इसके बाद योगी के बयान पर हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी का भी रिएक्शन आया। ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश के हालात का उदाहरण भारत में देना हमारी जमहूरियत की तौहीन है। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी जाने का डर सता रहा है, बीजेपी के भीतर योगी की मुखालिफत बढ़ रही है, इसलिए वो बांटने काटने की बातें कर रहे हैं। खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में, वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ का तीर निशाने पर लगा। योगी का मैसेज क्लियर है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरह से जुल्म हुए उस पर दुनिया में किसी ने आवाज नहीं उठाई। जो अमेरिका भारत में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर रिएक्ट करता है उसने भी संवेदना नहीं दिखाई। जिस तादाद में बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, घर जलाए गए, मंदिरों को तबाह किया गया, वो वाकई में दिल दहलाने वाला था। पर जो मुल्क फिलिस्तीन के नाम पर बार बार आवाज उठाते रहे वो बांग्लादेश के सवाल पर खामोश हो गए। ऐसे में अगर भारत के लोग जातियों में बढ़ते रहेंगे, धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे तो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। दुख की बात है कि हमारे देश में ज्यादातर राजनीतिक दलों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर रिएक्ट नहीं किया। उन्हें लगता है कि वो हिंदुओं की बात करेंगे तो कहीं मुसलमान उनसे नाराज ना हो जाएं। बांग्लादेश में भी मोहम्मद यूनुस ने सिर्फ जुबानी जमा खर्च किया, हिंदुओं से सहानुभूति तो दिखाई लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ये साफ है अब बांग्लादेश में जमात इस्लामी जैसा मिलिटेंट संगठन हावी है और वो सिर्फ शेख हसीना को हटाकर संतुष्ट नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश में अभी भी अमन कायम नहीं हुआ है, अभी भी वहां रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं। आज बांग्लादेश के ज्यादातर हिंदू कन्हैया का जन्मोत्सव नहीं मना पाए क्योंकि उन्हें फिर से कट्टरपंथियों के हमलों का डर था। आमतौर पर मेहरपुर का इस्कॉन टेम्पल हर साल जन्माष्टमी के भव्य कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार मंदिर में सन्नाटा था। बांग्लादेश में हुई हिंसा में मेहरपुर के इस्कॉन टेम्पल पर भी हमला हुआ था, पूरा मंदिर जला दिया गया था। हमले के 20 दिन बाद भी कुछ नहीं बदला। जले हुए मंदिर में सिर्फ एक पुजारी बचा है। इस्कॉन मंदिर के पुजारी सुमोन मुकुंद दास ने जन्माष्टमी न मना पाने का दुख जताया। उन्होंने बांग्लादेश से भावुक संदेश भेजा है जिसमें पुजारी सुमोन दास कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदू डरे हुए हैं, मंदिर पूरी तरह जल चुका है, सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिली है, इसलिए इस बार वो अपने आराध्य का जन्मोत्सव नहीं मना पा रहे।
पुजारी सुमन दास ने कहा कि वो दुनिया भर के हिंदुओं से अपील करते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाएं। बहुत दुख के साथ बात करना पड़ रहा है। आज जन्माष्टमी समय पे हमारा जो प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है, लेकिन गत 5 अगस्त जो दुष्कृतिकारी लोग ने हमारा मंदिर पर जो आक्रमण किया, आप लोग देख पा रहे हैं, मंदिर को ऐसा हालत कर दिया। जो आज जन्माष्टमी में हजारों तो ज़्यादा भक्तों लोग जन्माष्टमी मनाने के लिए मंदिर पे आते थे। आज मंदिर पे हम कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जन्माष्टमी मना नहीं पा रहा हूँ, भगवान को आज उत्सव हम मना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मंदिर के ऊपर इतना आक्रमण किया, इतना कुछ किया, जहाँ हमारा मंदिर को दूसरी बार प्रोग्राम करने की कोई हमारा क्षमता नहीं है, और हम डर भी रहे फिर से कोई आक्रमण नहीं हो ना। हमें देख रहे ऐसे ही पड़ रहे, सब कुछ जला हुआ तो रहा, अभी तक कोई सहायता कुछ नहीं मिला कहीं से भी। तो आप लोग देख रहे हो, इसके लिए आप लोग आवाज़ तुलिए, और इस हिंसक तक कर्म करने के लिए आप लोग हमारा साथ में खड़े हुए थे। जो लोग इस तरह का गंदी हरकत किया हमारा सनातनी ऊपर, जो हमारे मंदिर के ऊपर, हमारा भगवान के ऊपर क्या किया उन लोगों ने, कुछ को तो कुछ नहीं बिक रहा है। हम तो कोई किसी के साथ नहीं है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं, हम कुछ नहीं, हम सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इतना तक कितना तक ऐसा अत्याचार होगा, भाई हम आपके पास से मेरा प्रश्न है, आप लोग अभी भी ऐसा चुप करके बैठे रहेंगे, नहीं कि हमारा साथ देकर हमारा जो मंदिर पर तोड़फोड़ कर रहा है इसके बारे में आप लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज अयोध्या से बड़ी खबर आई है। अयोध्या के रामपथ और भक्ति पथ पर लाखों रुपए की फैंसी लाइट्स की चोरी का झूठा केस दर्ज कराने के इल्जाम में अयोध्या पुलिस ने यश एंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि शेखर शर्मा को हरियाणा से अरेस्ट किया है। असल में अयोध्या की सुंदरता बढ़ाने के लिए रामपथ और भक्ति पथ में बैम्बू लाइट्स और गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन जिस कंपनी यश एंटरप्राइजेज को लाइट्स लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसी कंपनी की तरफ से कुछ दिन पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी कि रामपथ से 3800 बैम्बू लाइट्स और 36 गोबो प्रोजेक्टर लाइट्स चोरी हो गई हैं। एफआईआर दर्ज हो गई, मामला सामने आया, सियासत शुरू हो गई, और इसके बाद प्रशासन ने जब मामले की जांच की तो पता लगा कि लाइट्स चोरी का झूठा केस दर्ज कराया गया है। फर्म को 6800 लाइट्स लगाने का ठेका मिला था, लेकिन सिर्फ 3000 लाइट्स लगाई गई, और सरकार से 6800 लाइट्स का पैसा वसूलने के चक्कर में 3800 लाइट्स की चोरी की झूठी शिकायत कंपनी की तरफ से दर्ज करवा दी गई। जैसे ही सच्चाई सामने आई तो विकास प्राधिकरण की तरफ से यश एंटरप्राइजेज के खिलाफ केस दर्ज कराया गया और पुलिस ने शेखर शर्मा को अरेस्ट कर लिया। अब प्रशासन इस फर्म को ब्लैक लिस्ट करने जा रहा है। रामपथ में और लता चौक के आसपास जो पूरा इलाका था, वहाँ पे बैम्बू लाइट लगाना था, और बैम्बू लाइट में इन्होंने जितनी लगाई थी उससे ज़्यादा हमको शो कर रहे थे, उसके बिल की मांग कर रहे थे पैसे की। और इस संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा करीब सिर्फ 2500 के आसपास लाइटों का जो है भुगतान किया गया, जबकि ये आरोप कर रहे थे कि हमने 6400 लाइटें वहाँ पे लगाई हैं, 3800 लाइटें और लगाई हैं जो है। तो इसका भुगतान ना करने की वजह से इन्होंने एक कूट रचित रचना के तहत जो है पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, जिससे इनका ये सिद्ध हो सके कि इन्होंने लाइटें लगाई थी और वह लाइटें चोरी हो गई, जो कि किसी भी हालत में इतनी लाइटें चोरी संभव किसी भी रूप में नहीं है। इसी संदर्भ में हमारे दोनों जेई जो इस काम को देख रहे थे, उनके द्वारा ये तहरीर दे करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है कि जिससे प्राधिकरण की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है। अयोध्या में लाइट्स की चोरी का प्रचार उदाहरण है इस बात का कि आजकल झूठ का कारोबार कैसे होता है। काम चोरी ठेकेदार ने की, एफआईआर भी ठेकेदार ने लिखवाई, लेकिन अवधेश पासी ने इल्जाम यूपी सरकार पर लगा दिया। अखिलेश भी उनकी बातों में आ गए। उसी समय लगा था कि दाल में कुछ काला है, और आज यह साबित हो गया कि अफवाहों और बेसिर पैर की बातों के आधार पर सियासत किस तरह की जाती है। अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी और दूसरा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। दोनों पार्टियां 83 सीटों पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। हालांकि कांग्रेस के नेता इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि क्या कांग्रेस आर्टिकल 370 की वापसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का सपोर्ट करेगी या नहीं। मैं आपको कांग्रेस के नेताओं की बात सुनवाऊंगा, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद आज किस तरह हंगामा हुआ, क्यों हुआ। पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की हो और 2 घंटे के भीतर उसे वापस लेकर रिवाइज लिस्ट जारी करनी पड़ी। असल में आज सुबह 10 बजे बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की, उसमें कुल 44 उम्मीदवारों के नाम थे, जिनमें पहले चरण के लिए 15, दूसरे दौर के लिए 10 और थर्ड फेज के लिए 19 नामों का ऐलान किया गया। लेकिन लिस्ट जारी होते ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पार्टी कार्यालय में हंगामा शुरू हो गया। अपने नेता को टिकट न दिए जाने से नाराज कई विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे और इसके बाद लिस्ट में टेक्निकल गड़बड़ी का हवाला देकर इसे वापस ले लिया गया और 2 घंटे के बाद रिवाइज लिस्ट जारी की गई, जिसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नाम थे। बीजेपी की तरफ से जो सूची पहले जारी की गई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना का नाम नहीं था। निर्मल सिंह की सीट बिलावर से तो सतीश शर्मा को टिकट देने का ऐलान कर दिया गया था। हालांकि बीजेपी ने थोड़ी देर के बाद ये लिस्ट वापस ले ली, लेकिन इस लिस्ट को लेकर हंगामा खूब हुआ। जम्मू नॉर्थ से टिकट के दावेदार ओम खजूरिया के सपोर्टर्स ने आज प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के दफ्तर को घेर लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि रैना ने अपने आप को केबिन में बंद कर लिया। केबिन के बाहर सिक्योरिटी को तैनात करना पड़ा। बीजेपी की पहली लिस्ट में जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा को टिकट दिया गया था। श्यामलाल शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, लेकिन जम्मू नॉर्थ सीट से ही ओम खजूरिया टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जब श्यामलाल शर्मा का नाम लिस्ट में आया तो खजूरिया के समर्थक आग बबूला हो गए। उनका कहना है कि रविंद्र रैना ने ओम खजूरिया को टिकट का भरोसा दिया था, अब उनकी जगह पैराशूट कैंडिडेट को उतार दिया गया। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। अगर ओम खजूरिया के टिकट नहीं दिया गया तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जब से हम वोटर बने तब से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। जो कार्यकर्ता बीजेपी के साथ काम कर रहा है उसको नकारा क्यों जा रहा है। जम्मू नॉर्थ में ओमी खजूरिया की इतनी बड़ी पहचान है। ओमी खजूरिया जिंदाबाद। उनको छोड़ के जो कल कांग्रेस से आए हुए लीडर उनको टिकट दी जा रही है। जम्मू नॉर्थ में उनको कोई जानता तक नहीं है। हम कार्यकर्ता को बेवकूफ बनाने के लिए कल फिर ये श्यामलाल को ही टिकट देंगे। नाराजगी है कि मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को कैंडिडेचर देती है, अपना मैंडेट देती है, तो उसका पैरामीटर क्या है? आखिर वो किस पैरामीटर पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेचर को अनाउंस करती है? पहले तो मुझे ये बताएं। एक कार्यकर्ता है जो पिछले 30 साल 40 साल से अपना भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दे रहा है, अगर वो भी कैपेबल नहीं है, वो भी एलिजिबल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बताइए कौन है एलिजिबल? अरे भैया, अपने कार्यकर्ता को टिकट दे दो यार। आप बोलते 50 बार, जनता आपको बताएगी कितने बार। पूरा रिजाइन करेगा, पूरे जिला की टीम रिजाइन करेगी और कोई काम नहीं करेगा। नाराजगी दूसरे नेताओं में भी है। जम्मू कश्मीर के दलित मोर्चे के अध्यक्ष जगदीश भगत भी अखनूर सीट से टिकट के दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में उनका भी नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनकी बरसों की मेहनत को नजरअंदाज किया, ये ठीक नहीं है। 18 साल से जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए, जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में। ठीक है, आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अंदर रह के ही विरोध करेंगे।
जम्मू के बीजेपी दफ्तर में चल रहे हंगामे को बड़ी मुश्किल से शांत किया गया। सुरक्षा कर्मियों और बड़े नेताओं ने दखल दिया, टिकट के दावेदारों से बात की। उसके बाद रविंद्र रैना अपने केबिन से बाहर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा वो सबकी बात सुनेंगे, उसे पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएंगे। बीजेपी की ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी अनुशासन के दायरे में रहकर अपनी बात कहनी चाहिए। हमारे लिए हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखकर रविंद्र रैना ने ओम खजूरिया से बात की, उन्हें समझाया और इसके बाद खजूरिया ने कहा कि रविंद्र रैना ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो कार्यकर्ताओं के सेंटिमेंट हाईकमान तक पहुंचाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगा। मांगे हमारी सेम है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी ने और संगठन के महामंत्री आदरणीय अशोक गोयल जी, सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब ने विश्वास दिलाया है और शाम तक जो भी निर्णय होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित में होगा। जम्मू रीजन में बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा है, प्रभाव है, इसलिए टिकटों के दावेदार भी बहुत हैं। टिकटों के बंटवारे को लेकर इसलिए नाराजगी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जम्मू रीजन की ज्यादातर सीटों पर वोटिंग तीसरे फेज में होनी है, तो आज जम्मू रीजन की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी क्यों की गई, जिसे हंगामे के बाद वापस लेना पड़ा। वैसे आज बीजेपी की जो फाइनल लिस्ट आई, उसमें बड़ी बात यह है कि पहली बार बीजेपी ने 16 में से 9 उम्मीदवार मुसलमान उतारे हैं। 9 टिकट मुसलमान उम्मीदवारों को दिए हैं। जम्मू कश्मीर की 9 असेंबली सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट मुस्लिम होंगे। जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज में 24 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसमें 16 सीटें कश्मीर की हैं और 8 जम्मू की। आज बीजेपी ने वैली की 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया। इसमें से 9 कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं। 7 मुस्लिम को कश्मीर रीजन से टिकट दिया गया है, जबकि जम्मू रीजन से 2 मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। इस बार बीजेपी ने जिन मुसलमानों को टिकट दिया है उनमें कई नए चेहरे हैं। पांपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजपुरा से अर्शीद भट्ट, शोपिया से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग सीट से सैयद वजाहत, श्री गुफावाड़ा बिजबेहरा से सूफी यूसुफ, इंदरबल से तारिक कीम, बनिहाल से सलीम भट्ट, कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने इस बार टिकट बंटवारे में उम्मीदवारों के बैकग्राउंड पर ध्यान दिया है। पांपोर से कैंडिडेट इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी गयूर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। यह संस्था माइनॉरिटीज की भलाई के लिए काम करती रही है। पंपोर में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। टिकट मिलने के बाद शौकत मयूर अंद्राबी ने बीजेपी लीडरशिप को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुसलमानों में बीजेपी की इमेज अच्छी है। बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो जनता के बीच काम करते हैं, बेदाग हैं, इसलिए इस बार कश्मीर में लोग बीजेपी के लिए वोट करेंगे। जाहिर सी बात है कि खुशी तो है ही, और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है, और फिर मैं अपनी क़यादत को, जो ये कल दिल्ली में पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग हुई, ज़ेर सदारत ऑनरेबल वज़ीर आज़म, और मेरा नाम चुना गया पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो ये खुशी की बात है। मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ जिनने ये जिम्मेवारी मुझ पर सौंप दी और मुझ पर एक एतबार किया। देखिए, यहाँ पर के मुसलमान कैंडिडेट सभी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की
कि हम यहाँ पर जो तजुर्बाकार हैं उनको फील्ड में लाए, जो लोगों की खिदमत और जो लोगों के काम, लोगों के मसाइल का इजाला करने में रात दिन रहें। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट है वो बेदाग है और अच्छा है, प्रेजेंटेबल है, पढ़ा लिखा है। शोपियां सीट से जावेद अहमद कादरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कादरी कश्मीर में बीजेपी के पुराने नेता हैं, बीजेपी की जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 में इसी सीट से चुनाव लड़े थे। 2014 में पीडीपी यहां से चुनाव जीती थी। दूसरे नंबर पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे और कांग्रेस 5वें नंबर पर रही थी और कादरी चौथे नंबर पर थे। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा वोट मिले थे। टिकट मिलने के बाद जावेद अहमद कादरी ने कहा कि 2014 के बाद कश्मीर का माहौल काफी बदल गया है। 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन लौटा है। केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा लोगों तक पहुंचा है, इसलिए लोग नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं और इसका असर इस बार चुनाव में दिखेगा। मैं अपने नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज फिर एक बार उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया और शोपियान के आवाम को मैंडेट दिया है। ये मैंडेट जो मेरा है ये पूरे शोपियान के लोगों का मैंडेट है। और आपको याद ही होगा 2014 में सबसे ज्यादा वोट शोपियान से ही आए। और आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इंशाअल्लाह रहमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो हम पे विश्वास किया है और इंशाअल्लाह रहमान शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीत फतह करें। एसटी बरादरी तो मेरी सबसे करीब रही है हमेशा, और बाकी बरादरी भी जो कश्मीरी बरादरी है, चाहे कुमार है, चाहे नाई है, सारे हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह रहमान जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे 10 साल में काम किया है और वो काम को देखते आज लोग नरेंद्र मोदी के साथ है। जम्मू कश्मीर की जिन सीटों पर सबकी नजर है उसमें एक सीट है श्री गुफवाड़ा बिजबेहरा की। डिलिमिटेशन के पहले ये सीट बिजबेहरा के नाम से जानी जाती थी। 2014 के असेंबली इलेक्शन में ये सीट पीडीपी ने जीती थी। इस बार पीडीपी से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी ने उनके खिलाफ पार्टी के पुराने नेता सोफी यूसुफ को उतारा है। यूसुफ 2014 का चुनाव पहलगाम सीट से बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे। यूसुफ ने कहा इस बार उनकी जीत के पूरे चांसेस हैं। जनता परिवारवाद की राजनीति से उब गई है और विकास चाहती है। इस बार नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर कश्मीर वोट करेगा। जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं पिछले 5 साल 2014 के बाद आज 10 साल में जो काम हुए हमारे कश्मीर में, उसके बिना पे हम वोट मांगने जाएंगे। और यहाँ की 5 अगस्त 2019 के बाद कोई हड़ताल नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई संगबाजी नहीं, यहाँ टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ना, यहाँ G20 की बैठक होना, यहाँ पे सुबह स्कूल का बच्चा आराम से निकलना और शाम को घर वापस आना, रोड कनेक्टिविटी, मैकडमाइज रोड, हमारा रेल, बाकी जो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, सब कुछ दिया है मोदी जी ने। वो लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोग मोदी जी को बहुत प्यार करने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार किया। बीजेपी की पहली लिस्ट में एक महिला उम्मीदवार शगुन परिहार का नाम भी है। शगुन परिहार को बीजेपी ने किश्तवाड़ से टिकट दिया है। शगुन जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व सचिव अनिल परिहार की भतीजी हैं। अनिल परिहार और शगुन के पिता अजीत परिहार की 2018 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। बीजेपी का टिकट मिलने के बाद शगुन ने कहा पिता और चाचा की हत्या के बाद बीजेपी ने उनके परिवार का और उनका अपनों की तरह ख्याल रखा। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। कहीं ना कहीं हम छोटे पापा को बहुत मिस कर रहे थे। हम सभी लोग की मतलब जो चीजें हमने उनके लिए सोची थी वो चीजें हमें आज मिल रही हैं। मतलब इस चीज को लेके मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये चीजें बहुत इमोशनल
मैं ज़्यादा कहूँगी तो मैं रो दूंगी। और हमारे संगठन का साथ तो हम पे हमारे साथ उस वृक्ष की भांति रहा जो हम तक आने वाली हर धूप, हर बारिश और न जाने कितनी अलाउं बलाओं को हम तक आने से पहले ही टाल देता था। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा संगठन है जो अपने हर व्यक्ति तक पहुंचता है, अपने हर व्यक्ति का ध्यान एक परिवार के सदस्य की तरह रखता है। हमारे पापा, छोटे पापा के जाने के बाद हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, सेंटर, चाहे वो सेंटर के हों चाहे वो स्टेट के हों, हमारा मार्गदर्शन कदम कदम पर किया, हमारा ध्यान रखा हर चीज में। इससे पहले कश्मीर वैली में बीजेपी अपने कैंडिडेट मैदान में ही नहीं उतारती थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद वैली के हालात बदले हैं। बीजेपी का सपोर्ट बेस बड़ा है, उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। बड़ी तादाद में कश्मीरी मुस्लिम नौजवान बीजेपी के साथ जुड़े हैं, इसीलिए बीजेपी ने कश्मीर के साथ साथ जम्मू रीजन में भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। ये बीजेपी की रणनीति में बड़ा बदलाव है। आज बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की जो लिस्ट जारी की, उसमें जावेद जरगर, सोफी यूसुफ, मोहम्मद अनवर खान को स्टार कैंपेनर बनाया गया है। जानकारी यह भी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर में 10 से 12 चुनाव रैलियां एड्रेस करेंगे। इनमें से 2 पब्लिक मीटिंग्स कश्मीर वैली में भी होंगी। आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया। सीट शेयरिंग को लेकर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद की मीटिंग हुई और तय हुआ कि 83 सीटों पर गठबंधन होगा, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, बाकी 2 सीटों में से 1 सीट CPIM और 1 सीट पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी जाएगी। 83 सीटों में से 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कई सीटें ऐसी थी जिन पर दोनों पार्टियां लड़ना चाहती थी, लेकिन अंत में बात सिर्फ 5 सीटों पर ही अटकी। इसलिए डोडा, नगरोटा, बनिहाल, सोपर और भद्रवाह की सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी सीट शेयरिंग पर संतोष जाहिर किया। फारूक ने कहा कि इंडिया अलायंस का जन्म ही कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए हुआ था। अब जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर बीजेपी को हराएंगी। इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ टिकटों के बंटवारे से कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी होगी। इसलिए वेणुगोपाल से पूछा गया, क्या कांग्रेस आर्टिकल 370 की वापसी को सपोर्ट करेगी? इस पर केसी वेणुगोपाल भड़क गए। उन्होंने कहा, बीजेपी को यह सवाल पूछने का हक नहीं है। बीजेपी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के साथ अलायंस किया था, तब भी इन पार्टियों का एजेंडा यही था। उस वक्त बीजेपी ने क्या अपना एजेंडा बदल दिया था? वेणुगोपाल ने कहा, जब दोनों पार्टियों की सरकार बनेगी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। हम भाई हैं भाई। बीजेपी का क्या नैतिक अधिकार है ये पूछने का? बीजेपी का पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन था, उनका PDP के साथ भी पहले अलायंस था। आज भी वही पुरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP भी वही पुरानी PDP है। उनका दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन था, तब भी उनका यही प्रोग्राम था। हर राजनीतिक दल का अपना राजनीतिक एजेंडा होता है, अपना घोषणा पत्र होता है, अपने वादे होते हैं। हमारे अपने वादे हैं, मैनिफेस्टो है। जब हम सरकार बनाएंगे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। इस मामले में सबसे इंटरेस्टिंग बयान उमर अब्दुल्ला का आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्हें तो आखिरी वक्त तो उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीट शेयरिंग में बहुत सारी दिक्कतें थी, अड़चनें थी,
लेकिन दोनों पार्टियों ने समझदारी से काम लिया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सार्वजनिक बयानबाजी करने के बजाय बंद कमरे में बातचीत की, इसलिए सारे मसले सुलझ गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा उनके लिए यह अलायंस बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सी विरोधी पार्टियां ये भ्रम फैला रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ मिली हुई है। अब कांग्रेस के साथ अलायंस होने के बाद लोगों को सही मैसेज मिल गया होगा। मैं तो पहले इस चक्कर में था कि अलायंस होगा या नहीं होगा। हमें तो डर इस बात का था कि 7 बजे तक हम आपको बुला के कहेंगे ना कि अब होगा ही नहीं, लेकिन चलो हो गया। हमें वक्त लगा, ये कोई छुपी बात नहीं है कि इतना आसान नहीं था, और आसान होगा भी कैसे। हमारी पार्टियों ने इससे पहले प्री पोल अलायंस जब किया तो वक्त कुछ और था, लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं पे झगड़ा नहीं हुआ। हमने अपनी बातचीत जो है मीडिया के ज़रिए नहीं की, जो भी बातें हमने की बंद कमरे में की। हमारे लिए इस अलायंस में परसेप्शन मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी था कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। पिछले दिनों हाई कोर्ट के तरफ से जो फारूक साहब को ईडी वाले मामले में एक राहत मिली, उसके बाद हमारे मुखालफों ने यहाँ दबी अल्फाजों में ये फैलाने की कोशिश की कि ये जी मिली भगत चल रही है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और ये इसी बात का नतीजा है। ऐसे हालात में हमारे लिए कांग्रेस के साथ ये अलायंस करना और ज़्यादा हमारे लिए एक बड़ी बात बनी, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि ये तासुर जाए कि हमने चोरी छुपे कोई बीजेपी के साथ कोई सलाह किया हुआ। कभी कभार बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटी कुर्बानी जो है हमें देनी पड़ती है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को खत्म करने के बिल को सपोर्ट किया था, और अब उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है जो आर्टिकल 370 की वापसी का वादा कर रही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो है, लेकिन इस मुद्दे पर खामोशी फिलहाल कांग्रेस की मजबूरी है। हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के दोनों रीजन्स में कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जो सबसे बड़े और सबसे पुराने लीडर थे गुलाम नबी आज़ाद, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह भी अब कांग्रेस के साथ नहीं है। जम्मू रीजन में बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव है और वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस इफेक्टिव है। इसलिए कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की बैसाखी का सहारा लिया है, लेकिन फारूक ने पहले कांग्रेस के नेताओं से अलायंस का ऐलान करवा लिया और फिर सीट एडजस्टमेंट होने से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करके कांग्रेस को मुसीबत में तो डाल दिया। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की बर्बर रेप के बाद निर्मम हत्या के केस में आज सीबीआई ने एक बार फिर एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। सीबीआई ने संदीप घोष को कल ही तलब किया था, लेकिन कल करप्शन के मामले में सीबीआई की दूसरी टीम ने संदीप घोष के यहां रेड की थी। इसी वजह से वो सीबीआई के दफ्तर में आज पेश हुए। आज सीबीआई ने कोलकाता केस में पूछताछ के लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर देबाशीष सोम को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। देबाशीष सोम को संदीप घोष का बेहद करीबी माना जाता है। असल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल के एक वीडियो में देबाशीष सोम खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये वीडियो 10 अगस्त का है। 9 अगस्त को इसी सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की जघन्य हत्या हुई थी। इसीलिए जब सेमिनार हॉल में देबाशीष सोम की मौजूदगी दिखाई दी, सबूत मिला, तो क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ के इल्जाम लगे, क्योंकि देबाशीष सोम खुद को फॉरेंसिक एक्सपर्ट बताता है। इसीलिए आज सीबीआई ने देबाशीष सोम को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि कोलकाता पुलिस ने सफाई दी है कि सेमिनार हॉल 50 फीट से ज़्यादा लंबा है और वहाँ के एक हिस्से में किसी के मौजूद होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि क्राइम सीन्स और सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। सीबीआई ने कल देबाशीष सोम और संदीप घोष के घरों के अलावा उनके 15 ठिकानों पर छापे मारे थे। मैसर्स तारा ट्रेडर्स के यहां भी सीबीआई की रेड हुई थी। संदीप घोष पर हॉस्पिटल में करप्शन और एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाने का इल्जाम है। हाईकोर्ट ने करप्शन के चार्जेस की जांच भी सीबीआई के हवाले कर दी है। सीबीआई की टीम ने दावा किया कि रेड के दौरान संदीप घोष और उनके नेटवर्क के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है।
बहुत कुछ है। इस बीच कोलकाता में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। छात्र संगठनों ने कल कोलकाता में नमन्ना अभियान का ऐलान किया है। इस अभियान के तहत छात्र संगठन बंगाल सरकार के सेक्रेटेरिएट नमन्ना तक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और सचिवालय का घेराव करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने छात्र समाज के नमन्ना अभियान रैली को अवैध घोषित कर दिया है। बंगाल पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा ने कहा कि नमन्ना का पूरा इलाका एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है और वहां किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की मंजूरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रोटेस्ट की आड़ में अराजकता फैलाने की प्लानिंग की जा रही है। बंगाल पुलिस ने छात्र समाज की रैली को रोकने के लिए नमन्ना के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। 2100 पुलिस वालों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। वहीं बंगाल पुलिस के 97 ऑफिसर्स को भी नमन्ना अभियान रोकने के लिए लगाया गया है। इनमें आईजी, डीआईजी, एसीपी और डीसीपी लेवल के अधिकारी शामिल हैं। नमन्ना की सुरक्षा के लिए 5 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा ने कहा उन्हें पक्के इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि नमन्ना अभियान की आड़ में बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश की गई है। उन्हें इस बारे में कई एजेंसी से इनपुट मिले हैं, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा का इतना भारी बंदोबस्त किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा ने लोगों से अपील की कि वो किसी के बहकावे में ना आए। बीजेपी ने नमन्ना अभियान को इलीगल करार देने पर ममता सरकार पर हमला बोला। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने कहा ममता बनर्जी अब स्टूडेंट से भी डर गई हैं। सुकांतु ने कहा कि नमन्ना अभियान में बीजेपी का कोई रोल नहीं है, लेकिन बीजेपी छात्र संगठनों के प्रदर्शन को पूरी तरह सपोर्ट करेगी। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हमारा आंदोलन नहीं है, लेकिन इस तरीके का डेमोक्रेटिक शांतिपूर्ण जो भी आंदोलन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ऐसे किसी भी आंदोलन को कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ऐसे हर आंदोलन को, कोई भी पार्टी का भी आंदोलन हो, उसको बीजेपी का सपोर्ट है कि अगर उपद्रवी ऐसा करने जा रहे हैं तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। ये पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। काल बंगाल के छात्र समाज एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, वो डेमोक्रेटिक वे में करेगा, तो उसमें की बाधा देने की क्या बात है। और आंदोलन का परमिशन कब होता है? हमने तो कभी नहीं देखा कि आंदोलन का परमिशन हो, तो इंटीमेशन देना पड़ता है। तो जो छात्र समाज, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोज आर अरेंजिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन, दे हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको इंटीमेशन है। जिस तरीके से का बैरिकेडिंग किया गया है, जैसा लग रहा है कि कभी कलकत्ता में कोई युद्ध होने वाला है, कोई वार जोन है, इस तरीके का बैरिकेडिंग किया गया है। और गोली चलाने की बात इसलिए कह रहे, मुझे लग रहा है कि टीएमसी का प्लानिंग है कि वो गोली चलाएंगे, और इसलिए पहले से एलिबाई तैयार करके रख रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर इसका पूरा दारोमदार बीजेपी के ऊपर डाल दो। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि बंगाल में एनआरकी फैलाने के लिए राम, वाम और कांग्रेस सब इकट्ठा हो गए हैं और सब मिलकर इस मामले में अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। पर पुलिस ने ऐसे लोगों से निपटने का पूरा इंतजाम कर लिया है। वो लोग क्या चाहते हैं? भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम सब तो एक ही है। अब देखिए, भाजपा वो नवान्न विजन कर रहा है, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, सीपीएम वालों मुंह में जो भी चाहे बोले, लेकिन उसका जो सब ये प्रोटेस्ट, वो जो मंच प्लेटफॉर्म्स है, वो लोग सब जाने का बात कर रहा है। तो तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। ममता बनर्जी की कोशिश है कि किसी भी हालत में विरोध कर रहे स्टूडेंट्स अपना आंदोलन वापस ले लें, हड़ताल पर बैठे छात्र काम पर वापस लौटें। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस जिस तरह से आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, उससे छात्रों में नाराजगी और बढ़ेगी, ममता की नीयत पर शक और बढ़ेगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया यूक्रेन के विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच जंग रुकवाने के जो प्रयास किए हैं, उसे लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे का जिक्र किया, उन्होंने बांग्लादेश पर भी बात की और वहां हिंदुओं के हालात पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर भी लंबी बात की।
अब से ठीक 2 घंटे के बाद रात 12 बजे देश भर के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इंडिया टीवी ने देश भर से जन्माष्टमी दिखाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मशहूर कथावाचक श्री कृष्ण शास्त्री जुड़ेंगे। हमारी स्पेशल कवरेज आप जरूर देखिए जय कन्हैया लाल की रात 11 बजे से लगातार।